Now let us find the problem question. What is the problem in life? क्या हो रहा है जिंदगी में? अभी अगर हम इस सवाल का सामना करते हैं तो अभी फील कैसा हो रहा है? Everyone is relaxed. दिमागी तौर पे सभी लोग शांत हैं, संतुष्ट है, कंप्लीट है, ओके। और अब हम अगर बात करते हैं बेटा लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन योर लाइफ, हमें सोचना पड़ रहा है प्रॉब्लम कहाँ है। Try to understand this fact. कुछ पल पहले जब हम लोग इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे थे, उस वक्त के समय की बात है जब हम प्रॉब्लम क्वेश्चन को ढूंढने निकल रहे, तो हमको एक क्यूरियोसिटी था, हमारे मन में एक भाव था कि आगे बंद करेंगे हम लोग, एग्जैक्ट मेरी लाइफ में जो पोजीशन में हूं मैं, वो नजर आएगा, मुझे पता चलेगा मेरे प्रॉब्लम में कहां अटका हूं। हुआ ये कि आंख बंद करके हम पहुंचे एक छोटी सी अनुभूति पे कि सृष्टि के रचयिता कौन है, सृष्टि ने जो बनाया है वो कितना बड़ा है, विशाल है, और हम और हमारी जिंदगी का प्रॉब्लम उससे कितना छोटा है। तो प्रॉब्लम तो नजर आ नहीं रहा है अभी। जैसे अभी अगर पूछे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन योर लाइफ, सो यू हैव टू थिंक एंड सर्च। जैसे मान लो कि उस कपड़ों के ढेर में हमें जो कपड़ा पहनना है वो हम ढूंढते हैं कि कहाँ गया वो वाला कलर का टॉप, कहाँ गया वो कलर की टी शर्ट जो मुझे आज पहननी थी। ऐसे अभी हमको वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढूंढना पड़ रहा है। But what you are going through in your life, dear friends, when you are able to address knowledge, ज्ञान, एहसास कि हमारे एग्जिस्टेंस, हमारी मौजूदगी इस पृथ्वी में कितनी है, तो हमें पता लगता है कि भाई हमारी मौजूदगी पृथ्वी में इतनी है या बहुत विशाल है। अर्जुन जब इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा था कि हे केशव, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मे आई फाइट दिस वॉर, व्हाट विल पीपल से, व्हाई पीपल आर फाइटिंग फॉर दिस पीस ऑफ लैंड। लोग जमीन के लिए क्यों लड़ पड़ते हैं, दो भाई एक दूसरे के लिए लड़ क्यों पड़े, राइट? क्यों ना मैं सेटल डाउन हो जाऊं, वनवास ले लो, राइट? व्हाई शुड आई बी लाइक सो मच दिस वे कि यार कुछ भी करके मुझे ये जीतना है, इस वॉर को जीतना है। व्हाई शुड आई बी लाइक, और गुस्सा भी क्यों करना है, अभी तो इतने सालों बाद गुस्सा उतर जाए। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो उसके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो what was actually the role of Krishna over there? To make the war happen? क्या कृष्ण भगवान ये चाहते थे कि भाई ना अर्जुन तू युद्ध कर, बगा तू ठंडो से न पड़े, युद्ध कर, आओ थोड़ी चाले। तो क्या वो उकसा रहा था? क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे, जब संजय उन्हें उस माहौल के बारे में बात कर रहे थे अपने दिव्य दृष्टि से, तो उस वक्त धृतराष्ट्र ने ये कहा, हे संजय, अगर तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंच सकती है तो कहो कि क्यों ये अर्जुन को उकसा रहा है। तो संजय कहता है कि महाराज, कृष्ण जी उसे उकसा नहीं रहे हैं, वो तो केवल यही कह रहे हैं कि ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना के बारे में और कुछ रहस्यों की बात कर रहे हैं। इसमें वो कोई उकसाने वाला तो उनका कोई भाव ही नहीं है। वो तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि तुम उठो, लड़ो, झागो, कुछ करो, मार दो उन लोग को, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो बोले वो युद्ध को तैयार तो कर रहे हैं। बोले अर्जुन ने जो गांडीव रख दिया है तो वो उसे उकसा रहे हैं कि कैसे भी उसको उठाए और फिर से लड़ाई करे, तो ये उकसाना ही तो हुआ। बोले कि नहीं महाराज, यहाँ पे कृष्ण भगवान उसको ये नहीं कह रहे कि गांडी उठा के तुम युद्ध करो, वहां पे ये धर्म को समझा रहे हैं, ये न्याय को समझा रहे हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, कि उस रेखा को दिखा रहे हैं, कर्तव्य पालन का ज्ञान दे रहे हैं। तो इसमें उन्होंने यही कहा है कि मैं तुम्हें उकसा नहीं रहा हूं, अगर तुम्हें लगता है कि ये लड़ाई करना आवश्यक है तो तुम लड़ो,
मैं सिर्फ तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। Try to understand, dear friends. In our life, there are a lot of situations wherein we don't speak. We say, "Hase." What we say? "Hase." Why should I interfere? ये जो जेस्चर है कि मुझे क्यों इंटरफियर करना किसी चीज में, किसी बारे में, किसी कोई लाइफ में है, तो ये जेस्चर ही धीरे धीरे डेवलप क्या करता है कि व्हाई शुड दे इंटरफियर इन माय लाइफ। जब आप लोगों की लाइफ में इंटरफियरेंस का कोई भी मोमेंट बंद कर देते हैं तो हमारे मन में एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि लोग भी मेरी लाइफ में इंटरफियर ना करें। ये सुनो, राइट? अब होता क्या है, आज के ट्रेंड में हो क्या रहा है, सुपर जनरेशन गैप्स। सुपर जनरेशन गैप्स का मतलब क्या होता है? मम्मी पापा जो होते हैं वो आपको सोशल होने के लिए काफी बार कहते हैं कि बेटा ये समाज के इस जगह पे तुम्हें जाना होगा, मेरे साथ आना होगा, ये परिवार के, ये हमारे ताऊ जी है, ये हमारे मामा जी है, उनके वहां पे हमें यहाँ पे जाना होगा, महीने में एक बार तो हाजिरी देनी होती है, इससे संबंध जो होते हैं वो बरकरार रहते हैं, हमारे व्यवहार जो होते हैं वो संभालने पड़ते हैं। ठीक है, काफी दिन से काका के घर नहीं गए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और हम लोग क्या होता है, ये क्या है, कितना जाने का इधर उधर, कितना करने का सबके लिए, ऐसा ही होता है, राइट? जैसे तो प्रॉब्लम क्या होता है उसमें? प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग जो है इन सब में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। एक्सपेक्ट भी वही करते हैं कि वो लोग क्यों मेरी लाइफ के डिसीजंस लेना शुरू कर रहे हैं, राइट? आपको अगर कुछ बनना है, आपको अगर कहीं जाना है, तो हमें लगता है कि अगर मैं नहीं चाहता हूं कि उनके सोशल या फिर उनके ये सारे छोटे मोटे एक्टिविटीज या फैमिली एक्टिविटीज में मैं पार्ट लूं, तो वो लोग मेरी लाइफ में क्यों पार्ट ले रहे हैं? See, this is the biggest gap that is developing in this generation. This is the biggest reason for lot of students to go abroad, right? काफी लोगों की जिंदगी में जाने का कारण जो है कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यही है कि लाइफस्टाइल अलग की बात है, पैसा भी कोई और बड़ी बात नहीं है, पैसा तो यहाँ पे भी बहुत कमाते हो लोग। जाने का रीजन ये है सोशल प्रेशर्स, समाज में एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस दिखाने के कारण से लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं, राइट? अननीडेड इंटरफियरेंस, हमने ना पूछियो, हमने ना कीधु, नया घर ले रहे हैं तो हमें पूछना तो चाहिए। हमको लगता है यंगस्टर्स को क्यों पूछे भाई, अब पैसा अपना है, पसंद हमारी है, हमें अच्छा लगता है, हमें ये व्यू चाहिए, हमको ये बहुत जगह पसंद है, ये हमें ये स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी पसंद है, और फिर आप लोग बोलते हैं 6.5 करोड़ इस पे नहीं डालते बेटा। अरे मेरे को डालना है, नहीं, आई डोंट परमिट यू। परमिट यू? पैसा मेरा, लोन मेरी, ब्याज मेरा बैंक, मेरे पे भार, सब कुछ है, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं। तो ये जो चीज होती रहती है, अपने को गाड़ी लेना है, बोलेंगे पापा मैं गाड़ी ले रहा हूं, पापा बोले वेरी गुड, कौन सी? सरप्राइज। पापा बोलते बेटा सरप्राइज नहीं होता है, यू शुड लाइक सी, मैं आपसे करीब 20 दिवाली ज्यादा देखी है बेटा, करीब 25 दिवाली ज्यादा देखी है, हम अनुभवी है, हमको पूछो, हमको पता चलता है। ए पापा आपको गाड़ियों में पता नहीं चलता है, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। बेटा हमने भले पढ़ाई ऑटोमोबाइल में नहीं की है, लेकिन हम दुनिया देखे, हम दुनिया को समझते हैं। तूने भाव करवाया? पापा ये प्रीमियम क्लास है, उसमें भाव नहीं करते हैं। चल मैं आता हूँ तेरे साथ, कौन सा प्रीमियम गाड़ी ले रहा है? बोले कि पापा मैं जो है, कोई गाड़ी का नाम बोले यार, जैगुआर। अब जैगुआर लेने जा रहा है भाई, कितने का था वो? 60 लाख से शुरू होता है, चलो ठीक है, 60 लाख का गाड़ी है,
पापा बोले बेटा घर का वैल्यूएशन क्या है? वो बोलता है पापा घर का वैल्यूएशन बहुत पुराना घर है अपना, तो जो है वो करीब 80 लाख आता है। तो बेटा 80 लाख के घर में तू रहता है, तू गाड़ी 60 लाख की खरीद रहा है, तू कहाँ रहना चाहता है, गाड़ी में या घर में? 60 लाख की गाड़ी में तो बेटा अपना दूसरा घर बन सकता है, आधी कीमत हो सकती है किसी और घर की। तू इन 4 पहिए के छोटे से वाहन के लिए तो इतना पैसा डाल रहा है? पापा मेरे को पता था आप ये सब बोलोगे, इसलिए मैंने सरप्राइज रखा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सी गाड़ी ले रहा हूं, वरना मेरे को पता है कि पिट शुरू ऐसे नहीं, ये वाली लेनी चाहिए मेरे को। पापा टर्कोइज ग्रीन कलर चाहिए गाड़ी का। पापा बोले नहीं बेटा वो कलर नहीं लेते। बोले क्यों? स्कोडा ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया, इतना मस्त गाड़ी होता है उसका, टर्कोइज ग्रीन, बहुत सुंदर गाड़ी, थोड़ा सा ऐसा कलर होता है टी शर्ट का जो है इसका, राइट, ये वाला। हाँ, तो टर्कोइज ग्रीन थोड़ा वो शेड्स में जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। पापा बहुत मस्त है। बेटा नहीं, व्हाइट गाड़ी लेने का। पापा व्हाइट यार एम्बुलेंस जैसे लगता है। बोले नहीं बेटा व्हाइट गाड़ी लेने का। क्यों? रीसेल वैल्यू ज्यादा होता है उसका, रीसेल वैल्यू ज्यादा होता है। ये पापा कौन रीसेल वैल्यू? 30-40 हजार के लिए? 30-40 में बेटा हम घर चलाते थे, तुमको 30-40 हजार का फर्क नजर नहीं आता है, उसकी वैल्यू नहीं है। पहले वैल्यू करना सीखो फिर गाड़ी खरीदो। ये बबाल चालू। पापा मेरे को पता चलता है पैसों की वैल्यू क्या है, मैं भी कमा रहा हूँ। लो देखो सुनो, अब भाई साहब खुद पैसे कमा रहे हैं तो हमें समझा रहा है, सुना रहा है कि मुझे पता है पैसे कैसे कमाए। मैंने ऐसा कब बोला? नहीं, मतलब तो यही था। सो गाड़ी की चर्चा पहुंचती कहाँ है? झगड़े में। फिर पुराना इकट्ठा किया हुआ बारूद निकाला जाता है दिमाग में से, पुरानी छिपी जो गोलियां होती है ढूंढ के निकालते हैं। इससे पहले जब तू मोबाइल ले रहा था तभी भी ये बात हुई थी कि तू इतना महंगा आईफोन मत ले, 1.25 लाख रुपया जो होता है उसका स्क्रीन टूटा, आया 25 हजार का खर्चा, बोला था मत निकाला। सैमसंग में भी तो हो सकता है बातचीत, रियलमी का फोन भी तो है, एमआई का फोन भी तो है, सारे एप्लीकेशन उसमें भी चलते हैं, सुनता ही नहीं मेरी बात। वो अरे पापा वो बात अलग है, नहीं सब एक ही है, देखो हमारा सुनना ही नहीं है। My God! So the energy or the excitement of buying a car is drained off. तेल लेने गया, नहीं खरीदनी है गाड़ी, क्या? मूड ऑफ। ये मूड बहुत सही चीज है। ये मूड बहुत सही चीज है, कभी भी ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, राइट। अपन तो जो है मूड ऑफ हो गया, दरवाजा पटक के ठाड़ देके चले गए। बोले डैड यू वोंट अंडरस्टैंड अस, जाओ, राइट। बाहर निकल गए गुस्से में, सर्च करना शुरू कर दिया, हाउ टू गो कनाडा, हाउ टू गो यूएसए, कैसे निकल सकते हैं यहाँ से, राइट। व्हाई? डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंस ऑफ थॉट प्रोसेस, इंटरफियरेंस इन आवर डिसीजंस। मेरे को लेना है बेटा 60 लाख का, पहले तुम्हारा प्रोविजन क्या है? इतना बड़ा गाड़ी लेना है, तू कमाना कितना है? मेरा फिक्स जॉब है, अभी मेरे 2.5 लाख का इनकम पर मंथ चल रहा है, तो आराम से 4 साल जो है मैं उसको एडजस्ट करके, थोड़ा सा जो मेरा सेविंग है उसको एडजस्ट करते करते ईएमआई भर सकता हूँ। पापा बोलते क्या है? पापा यही समझाते हैं कि बेटा बच्चा तुम्हारा पैर उतना ही निकालो जितना की चद्दर हो, राइट। बोले एडजस्ट हो जाएगा पापा, आपको ये बहुत ऐसा है। बेटा तू कर रहा है जॉब, job is never secured. Don't love your company so much because you never know when your company stops loving you. Right? इतना कंपनी को प्यार मत करो क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी कंपनी तुम्हें प्यार करना कब बंद करते हैं, राइट। सो ये जॉब वाले बेचारे सोच रहे हैं, बात तो सही है। But the point is that sometimes anything can happen. So what our parents are telling is कि ये बात अलग है पापा, तुम्हारे टाइम पे गाड़ियां जो है वो 2-3 लाख में मिल जाती थी, अभी सब रेंज बढ़ गया है। पहले घर 2-3 लाख में मिल जाते थे, अभी रेंज बढ़ गया है। तो ऐसे ही उनका जो कहने का भावार्थ होता है वो सिचुएशनल होता है।
कि सिचुएशन तुम्हें कभी भी सरप्राइज दे सकता है, उनका कहने की भावना ही होता है। लेकिन होता क्या है, उनके पास बाण जो होते हैं ना, शब्दों के होते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग लेक्चर में बात कर रहे थे, बोले कि इस दुनिया में दो चीज होती है, एक होता है टूल्स और एक होता है वेपन। तो टूल्स किस काम के लिए आता है? वेरी गुड। टूल्स होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए और वेपन्स होते हैं डिस्ट्रक्ट करने के लिए। यस। तो सोचिए, टूल्स अलग चीज होती है, वेपन अलग चीज होती है। हथौड़ी जो है उसको क्या कहते हैं? ये लोग वकील है, वो लोग देखो वेपन बोल रहे हैं उसको। ये वकील है इसलिए क्या, क्रिमिनल केस देखे होंगे, पढ़े होंगे उसके बारे में, इसलिए क्या उस हथौड़ी को वेपन के हिसाब से यूज किया गया था, इसलिए ये भाई बोलता है वेपन। इस मकान को बनाने के लिए उसी हथौड़ी का इस्तेमाल किया गया था, तो बोला जाता है क्या? टूल्स। वेरी गुड। इट कैन बी यूज्ड ईदर वेज। ठीक है, दीवार पे मारो तो अच्छा सा खिला लग सकता है, अच्छी फ्रेम लग सकती है। सर पे मारो तो उसी फ्रेम का चेहरा हमारा वहां लगने को तैयार हो जाता है। राइट? तो ये एक टूल दो काम कर सकता है। बोले कि ये दीवार पे मैंने निशान तो बना लिया, खिल्ली डाल दी, लटकाऊं क्या? वही बात नहीं, लाजे वही हथौड़ी तेरे सर पे मार दो तो वहां चिपक जाएगा फिर। सो द पॉइंट इज दैट दिस कैन बी यूज्ड इन बोथ द वेज। ईश्वर ने हमें एक टूल और वेपन एक साथ दिया है। हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तस्वीर बना सकते हैं, राइट? कोई घर बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी हाथ का इस्तेमाल करके हम किसी को कान के नीचे भी बजा सकते हैं, राइट? तो वो क्या हो गया? वेपन, ऑब्वियसली। वैसे ही पैरों का भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है, राइट? अब वैसे ही दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज है जो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, इसको मेरे को कहीं पे हर्ट करने के लिए, मान लो कि हाथों से या पैरों से छूना पड़े, तब मेरा हाथ या पैर जो है वो वेपन बन सकता है, राइट? लेकिन मैं ऐसे ऐसे करूं तो क्या वो वेपन बनेगा? नहीं बनेगा। तो ईश्वर ने कौन सी वो चीज दी है जिससे बिना छुए सैकड़ों दूर दूसरे देश में, त्रिलोक में, मैं उसको हथियार के जैसे भी यूज कर सकता हूं और उसे टूल के जैसे भी यूज कर सकता हूं, औजार के जैसे भी यूज कर सकता हूं। तो वो क्या है? जी, शब्द, हमारे बोले हुए शब्द। सोचो, ये एक टूल है, ये एक वेपन है, और ये जो हमारी टंग है वो एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा टूल है जो बनाने के लिए सैकड़ों दूर, किलोमीटर दूर, हजारों जगह पे उसको हम डेवलप भी कर सकते हैं। और बने बनाए रिश्ते भी सैकड़ों दूर जो है, फोन पे एक बार बोल दिया भाड़ में जा, और वो वेपन बन गया। आज पछी यूएसएडी पाछो नहीं हो, केम? उसने मेरे से कैसे बात की, फोन काट दिया। मस्ती में कुछ बात कर रहे थे, लाइन बीच में कट हो गई, फोन काटा क्यों? अरे नहीं काटा, तूने काटा। So phone can disturbance become the issue sometimes, right? So the point is, dear friends, कि ये जो शब्द है वो शब्द दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, and that is what is the problem। और ये शब्द जो है वो त्रिलोक में पहुंचते हैं। त्रिलोक समझते हैं हरीश? कितने लोग बेटा? 3 लोग। कौन से लोग? तो 2 हो गए, और ये अपना है ना पृथ्वी लोक। हाँ, अपन तो भूल गए बेटा, तू अपन कहाँ पे है? पृथ्वी लोक पे। और एक होता है स्वर्ग लोक, और एक होता है नीचे नरक, ठीक है? सोचो कि अपन किसी दिन शब्दों से तीनों लोक में आवाज पहुंचाते हैं। ऊपर देखे, दादा को बोलते हैं कहाँ फंसा दिया, इतना लोन कहाँ क्यों लिया, सारे बच्चे अभी ब्याज भर रहे हैं, खुद तो चले गए, हमको बना गए, राइट? तो फिर से बाद में कुछ आता है, फटाक से कुछ आता है, क्या था ये, आवाज पहुंची लगती है, राइट? द पॉइंट इज दैट माय डियर फ्रेंड्स, इन आवर लाइफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड what we were discussing
about it is that our life is always a mystery. We are building this kind of a gesture कि हम लोग काफी बार जो जनरेशन गैप्स के देखते हैं इश्यूज, वो क्या होते हैं? शब्द के कारण। हमारे विचार कुछ भी हो सकते हैं, भले 2 बार आप दिमाग में सोचते हो पापा को समझाना हेडेक है यार, लेकिन अगर वो शब्द पे जो आता है कि पापा आप नहीं समझोगे, तो दैट इज अ वेपन, इट गोज हियर डायरेक्टली। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिमाग जो है ना, भगवान ने इतना बड़ा इसीलिए दिया है कि आपके आने वाले सारे विचारों को आप यहाँ तक रखो, लेकिन यहाँ पे पहुंचने से पहले उसको 20 बार सोचो कि उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Because words can directly develop an impression. Words can directly develop such a gesture that whether you are respecting or not. सीधी बात है, राइट? तो ये बात समझ लो आप कि आपके शब्द जो भी कुछ आप बोलते हैं अपने पेरेंट्स को, किसी दोस्त को, किसी कजिन्स को, अपने सर टीचर को, कभी कुछ भी बोलते हो, उससे पहले तुम्हें 1000 बार सोचना जरूरी है कि ये शब्द जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा रिलेशन को, या वो एक वेपनाइज्ड स्लीपर सेल के जैसे काम करेगा, राइट? जो वहां पे जाके शब्द तो पहुंच गया, शब्द फिर उसके दिल में फूटेगा, राइट? So try to understand that gesture of life. Over here, what we started with is the problem question. Dear friends, problem question जो होता है, यानी कि आपकी जिंदगी में what exactly is a problem? When you go through Bhagavad Gita, तो आपको पता ये लगता है कि अर्जुन जिस स्टेट और जिस हालत में था, उसमें जो संवाद श्री कृष्ण ने उसके साथ जो किया, उसमें उसको उस जगह से बाहर निकाला, उसको उस दुविधा से बाहर निकाला था जहां पे उसको किसी की हत्या करनी थी, उसको किसी की जान लेनी थी, उन लोगों की हत्या और जान लेनी थी। और बाद में जो सोशल प्रेशर था उसमें कि कैसे वो समाज को मुंह दिखाएगा, कैसे वो लोगों का सामना करेगा, उनके परसेप्शंस का सामना करेगा। कोई अगर हमारे सामने देखता है, दादा ने मारना क्यों, राइट? और फिर बोलते गए बोलो धर्म धर्म करे, जिसको पैर छूते हैं उसके पैर खींच के मारा, ऐसा कैसा? So try to understand what Krishna is deliberately trying to say in that. He is continuously trying to say that understand what is right and understand what is wrong. The problem is that what is right we do not stand for it. हमारा प्रॉब्लम इस दुनिया में और देश में क्या है, जो सही है उसके लिए खड़े होने वाले लोग कम है। वो यही सोचते हैं होने दो, हो रहा है, हमने भाग का क्या है। और जो मान लो कि गलत है, उसका साथ देने वाले लोग बहुत ज्यादा है। तो सच्चे लोग और सही न्याय करने वाले लोग बहुत कम है, गिने चुने हैं। और ये वही लोग हैं बेचारे जो खुद मेहनत कर रहे हैं कुछ करने के लिए, और ये वही लोग इससे ज्यादा लाइक 90% लोग ऐसे होते हैं, अपना क्या है, जाने दो यार, क्यों बढ़ना है, राइट? So try to understand, dear friends, interference, tell me, is good or bad? ये तो बहुत ही सॉलिड सवाल था कि इंटरफियरेंस इज गुड और इंटरफियरेंस इज बैड। ये तो पता ही नहीं है। पापा बोलते बेटा डोंट इंटरफियर, हमारा मन भी यही कहता है कि डोंट इंटरफियर, लेकिन काफी बार अभी सर ये कह रहे हैं कि इफ यू डोंट इंटरफियर देन पीपल बट बाय एनीवेज विल इंटरफियर इन योर लाइफ, राइट? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट, इंटरफियरेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज अ आर्ट, इसको एक आर्ट बोलते हैं कि प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट, इंटरफियरेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब ये बंदे बहुत स्मार्ट है, ये जानते हैं कहां पे बोलना कहां पे नहीं बोलना। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा। फोन किया भाई आएंगे, एनालिसिस करते हैं कि इसमें मेरे बोलने जैसा है या नहीं है, नहीं है, और मेरे प्रेजेंस से मैंने साथ दे दिया, मैं सिर्फ खड़ा हूं, बट आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, आई एम प्रेजेंट। व्हाटएवर यू थिंक, आई एम विद यू, डोंट वरी। अरे करूं क्या मैं इसमें, जो तुझे सही लगता है तू कर, मैं तेरे साथ हूं। स्मार्ट,
See, presence is important. For example, sometimes your family only needs your presence. They don't need your interference. आपका साथ होना ही जो है वो काफी बार आपका इंटरफियरेंस भी साबित हो जाता है। जैसे मान लो कि जब वो द्रौपदी वस्त्रहरण हो रहा था, उस वक्त प्रेजेंट तो भीष्म पितामह भी थे, लेकिन इंटरफियर नहीं किया, अपनी तलवार पे हाथ रख के खड़े रहे, कहते रहे दुर्योधन, अगर मैं इस कुर्सी से बंधा हुआ नहीं होता तो महादेव की सौगंध तेरी जीभ काट लेता। सब मन में चल रहा है, इंप्रेशन डेवलप क्या हो रही है? द्रौपदी चिल्ला रही है, ओ भीष्म पितामह, आप तो कुरु वंश के सबसे श्रेष्ठ है, अरे मेरा इज्जत उतर रहा है, प्लीज इंटरफियर, प्लीज लुक एंड कम हियर, यू आर प्रेजेंट ओवर हियर। सी, तो वहां पे प्रेजेंस था, इंटरफियरेंस जरूरी था, राइट? अब हुआ ये कि जो प्रेजेंट नहीं था वो इंटरफियर किया। कौन? कृष्ण भगवान। He was not present over here, but he interfered by starting what? The super textile. अरविंद मिल शुरू हो गया, ठीक है, कपड़ा आता गया, दुशासन थक गया। Okay, now in that, Arjun and all other Pandav brothers were present over there, but no one interfered. See this? No one interfered. बड़े भाई, बस कर, जुआ खेलना बस कर। अपना दोस्त नहीं कभी इंटरफियर करता है, बोलता है बस कर, दारू मत पी, बहुत हो गया आज के दिन का, राइट? ऐसा होता है कभी हरीश, राइट? तो कभी बोले मैं का कुछ पीता नहीं हो, बना दिया मेरे को। नहीं, मम्मी भी काफी बार बोलते ना, बेटा बस कर, बहुत पानी पूरी खा ली अभी बेटा, फट जाएगा तो, राइट? बाहर का खाना बहुत खा लिया बेटा, बस कर। ये सब इंटरफियरेंस है, दैट इज गुड। बट अभी सोचो, यहाँ पे युधिष्ठिर को अगर उसके भाई ये कहते हैं कि भाई बस कर, खाली हो गए अपन, कंगाल हो गए, नहीं, कोई इंटरफियर नहीं किया। वो इंटरफियर नहीं किया, उसमें सिर्फ मुकुट नहीं गए, राज्य नहीं गया, खुद के भाई पूरे गए अंदर दासत्व में। वहां तक बात खत्म नहीं हुई, अभी इंटरफियर नहीं किया। वो भीम बोलता नहीं है युधिष्ठिर को, ए भाई बस હવે હું જતો રહ્યો અંદર, શું વાત કરે છે તું? બોલે ના, જા તું, હું મારી જાતને લઈ લો। अभी वो भी अंदर, बोले सब अंदर हो गए, कोई अभी इंटरफियर नहीं कर रहा है, राइट? उसमें बाद में जो है कृष्ण जी जो है, तो कृष्ण प्रेजेंट थे या नहीं थे? चलो नहीं थे। इंटरफियर उन्होंने किया या नहीं किया? कौन? कृष्ण भगवान ने इंटरफियर किया? कहाँ किया? द्रौपदी ने वस्त्र, वो तो उस टाइम, अभी द्रौपदी नहीं है, अभी तो ये 5 भाई अंदर गए। हाँ, तो 5 भाई जो अभी अंदर गए, उस वक्त क्या वो इंटरफियरेंस में आए? कहीं पे बीच में नहीं आए, प्रेजेंट भी नहीं हुआ, इंटरफियर भी नहीं हुआ, ठीक है? अब ध्यान से समझना इस बात को। अब होता है क्या? युधिष्ठिर बोलता है अब मैं मेरी पत्नी द्रौपदी को लगाता हूं, और बाद में दुर्योधन बोले आवाज दो, जा दुशासन ले आओ। दुशासन जो है लेकर आता है, बाहर खींच के पूरी सभा के बीच में लेके आता है। The terrible ever thing that can ever a husband see happening to a wife, and still he can do nothing. किसी भी सोचो, अपने किसी बहन को भी आपको बाल खींचता है, बाल खींचना बोले ऐसे टच भी कर दे एक फर्स्ट पे साइड में, बबाल नहीं जाए, मारी बहन ने हाथ चलो हटा दिया, राइट? इतना हम लोग पॉसेसिव होते हैं, राइट? तो इमेजिन करो, ये जो है पूरी सभा में बाल खींच के घसीटते हुए लेके आया है, और फिर भी ये 5 पांडव वहां पे देख रहे हैं। बेचारी, माय गॉड, सिखाया तो इस
द्रोण ने इन बच्चों को कितना टॉलरेंस सिखाया होगा, कितनी सहन शक्ति सिखाई होगी। वहां पे भीष्म पितामह तलवार को बाहर निकाल के पकड़े रखे हैं, कच के हाथों से खून बहना शुरू हो चुका है, लेकिन वो चुप है। कोई उठ के ये नहीं बोल रहा है भाई रोको इस खेल को, इट इज गोइंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? नो वन इज इंटरफियरिंग। प्रेजेंट होकर भी इंटरफियर नहीं किया। जो प्रेजेंट नहीं था वो तो इंटरफियर भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर जो है द्रौपदी किसी को याद करता है, ठीक है, और फिर आपको बताए कि कोई इंटरफियर करता है। प्रेजेंट भी हुआ और इंटरफियर भी किया। कृष्ण भगवान जब पांडव जो सबसे प्यारे थे उनके लिए, द्रौपदी तो उसकी बहन थी, पांडव जो है जिसको पूरा महाभारत समझाया, अर्जुन जो है अर्जुन दांव पे लग गया, तो उस वक्त जो था, क्योंकि भगवत गीता में तो ये तक भी कहा गया कि मैं तुम में हूं तुम मुझ में हो, राइट? हम दोनों एक दूसरे के लिए ही है। आई लव यू, यू लव मी बैक, राइट? ये सब था। तो क्यों जब वो दांव पे लग गए तो उसका मतलब तो ये भी हुआ कि कृष्ण भी दांव पे लग गया, है कि नहीं? अगर श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन को कि मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो, तो जब अर्जुन दांव पे लग गया तो अगर कृष्ण उसमें था तो मतलब ये भी हुआ कि कृष्ण भी उसका दास बन गया दुर्योधन का। ऐसा ना हो सकता है, ये बात का भी इंटरप्रिटेशन। बट थिंक ऑफ दिस, वो खुद भी दांव पे लगने पर भी प्रेजेंट नहीं हुआ, इंटरफियर नहीं हुआ। मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि ईश्वर ने आपको ये समझाने की उस घटना से कोशिश की है कि जब तक बुलाया ना जाए तब तक हाजिर होके डोर डाया नहीं बनने का। भगवान खुद भी आए नहीं थे, वो खुद भी पार्शियली दांव पे लग गए थे, लेकिन किसी पांडव ने उसको बुलाया नहीं, तब तक वो प्रेजेंट नहीं हुए। सामने से कभी वो प्रेजेंट नहीं हुए। इंटरफियर तो दूर की बात है, प्रेजेंट नहीं हुए थे वो। सीखना समझना ये है कि अब सोचो हम जो इंटरफियरेंस करते आए हैं वो बिना इनवाइटेड का इंटरफियरेंस होता है, राइट? अपने दोस्त को बिना मांगी एडवाइस देना इज इक्वली इंटरफियरेंस। बिना मांगे उसको सलाह देना इज इंटरफियरेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने दोस्त के साथ खड़े, वो बोल रहा है यार लाइफ में ये चल रहा है, मेरे को वहां जाना है, समझ नहीं आ रहा है, ये है वो है। कोई बात नहीं, तू जा ही मत। देख तेरे पास यहाँ पे अच्छी सेटल्ड जॉब है, तू दूसरी जगह ट्राई कर, तू वहां पे जा। व्हाट इज दैट कॉल्ड? इंटरफियरेंस। वाज देयर अ क्वेश्चन इन हिज पार्ट? नहीं, लेकिन तुमने क्या की? सलाहकार बन गए हम। कलाकार तो थे ही, अब सलाहकार बन गए, और हमने बिना मांगी सलाह दी। उसकी क्या कभी कोई वैल्यू होती है? कभी नहीं होती है। नेवर एवर। बिना मांगी सलाह का कोई वैल्यू नहीं होता है। सर इतना भगवत गीता आप करवाते, हमने मांगा? आप हमें पढ़ाते पढ़ाते कितना मारते हैं, आप हमें पढ़ाते पढ़ाते कितना कुछ कहते हैं, इतना गालियां बकते हैं, आप हमको मारते हैं, कितना कुछ समझाते हैं, हमने मांगा? फिर भी आप हमको प्रसाद पे प्रसाद देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो। तो बट मैं ये मानता हूं कि जिस क्षण आप इस दरवाजे के अंदर आते हैं तो जरूर कुछ सीखने की अपेक्षा से आते हैं। बस उतना ही एक सवाल था कि आज क्या सिखाओगे। फिर शुरू आपने सवाल वहीं से शुरू किया, पैसा उसी के लिए दिया था, तो फिर मेरे ज्ञान के पोटले में जितना ज्ञान है मैं सोचता हूँ कि सब कुछ तुम्हें दे दूँ, राइट? इतनी एक आशा करता हूँ। बट द थिंग इज माय डियर फ्रेंड्स कि बिना मांगी सलाह कभी भी वैल्यू नहीं करती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ज्यादातर ये जो गैप्स डेवलप हो रहे हैं उसमें जो एल्डर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम ये ले रहे हैं, हम लोग उनको क्या, we are just telling and sharing our feeling कि we are trying to buy this,
कार और मोबाइल, तो वहां पे वो क्या होता है, सलाह देना शुरू करते हैं, बोले नहीं ये नहीं ले सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, वो नहीं करना चाहिए। अरे मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ। पूछा हो तो जवाब दो, तो उसकी वैल्यू है। पूछा नहीं हो और आप सलाह देते हैं, तो वहां पे वो क्या होता है, इग्नोरेंस डेवलप करता है, और इग्नोरेंस लीड्स टू व्हाट, प्रॉब्लम्स। रिमेंबर दिस, इग्नोरेंस लीड्स टू व्हाट, प्रॉब्लम्स। सो आपकी जिंदगी के काफी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं जब आप इंटरफेरेंस बंद करते हैं। सेट हुआ? राइट, दैट इज द पॉइंट। हम लोग भी काफी बार क्या होते हैं, वी ट्राई टू एक्सपेक्ट एंड से कि वो आपको इस चीज की जरूरत है, यू शुड डू दिस। वो बोले मैं आया तैयार होके, बाल बना के आया, बाल कटवा के आया, I was so much looking handsome today. I was expecting कि आज मॉलिन सर देखेंगे मुझे और बोलेंगे यार बहुत मस्त हेयर कट है, बहुत बढ़िया है। और आते ही मेरे पे शुरू क्या किया, टाइम बेटा, you should be on time, learn to be on time। तुम्हें पता होना चाहिए वैल्यू क्या है टाइम की। सलाह शुरू, ये बेचारे का मूड कोई और जगह पे था और शुरू कुछ और हुआ, राइट? तो हुआ क्या, ये डिसअपॉइंट हुआ। डिसअपॉइंट हुआ, उससे उसके दिमाग में आना क्या शुरू हुआ, सवाल आने शुरू हुआ। बोले यार मैंने ऐसी इंप्रेशन डेवलप करके रखी है, सर मेरे बारे में ये सोचते हैं, इतना तैयार हुआ मेरी कोई बात नहीं सुनी। All these things starts, and in the same way, in my point, what will happen? A problem statement will start. Why? व्योग डिसअपॉइंट होता है तो बाद में होता क्या है, सीधी बात है कि उसका मेरे साथ का रिलेशन या फिर मान लो अटैचमेंट कम होगा। वो अटैचमेंट कम होगा तो मुझे ये लगता है कि भाई ये क्यों मेरी बात सुनता नहीं है। सो अल्टीमेटली सर्कल शुरू हुआ कहां से, ये है तो सर्कल, लेकिन सर्कल की शुरुआत जो है वो होती कहां से है, सलाह, बिना मांगी सलाह देने से। बिकॉज आप सलाह देते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो सामने वाला उसको फॉलो करेगा, और वो जब नहीं करता है तो और दुख आता है। कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, इडली पर सड़ जाएगा रे भाई, राइट? तो दैट इज व्हाट इज द थिंग कि बिना मांगी सलाह जब आप देते हैं तो वो सर्कल जो है वहां से शुरू होता है। तो आज के इस सेशन में रिक्वेस्ट नाउ टू ऑल ऑफ यू, क्लोज योर आईज, और मैं जो भी कुछ कहता हूं उसे ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। दोस्तों, इस दुनिया में हम में से हर कोई एक अच्छी जिंदगी को जीना चाहता है। किसी तरीके से हम अपने इस बहुत खूबसूरत दुनिया को आनंद, संतुष्टि और एक अच्छे भाव से देखने की कोशिश करता है। कभी ना कभी किसी मोड़ पे हम आते हैं, अनगिनत सवालों की बौछार करते हैं अपने दिमाग में। सवाल पूछते हैं क्यों ऐसा, क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों इस वक्त ऐसा। लेकिन दोस्तों, ये पूरे चक्रव्यूह में शुरुआत जो हुई वो हमसे ही होती है। जब हम किसी चीज में एक्सपेक्ट करते हैं, आशा रखते हैं, जब हम अपनी जिंदगी में किसी को किसी तरीके से, अपने तौर तरीके से उसका व्यवहार बनाने की सोचते हैं, शुरुआत प्रॉब्लम की वहीं से होती है। इस दुनिया में हर इंसान अलग होता है। इस दुनिया में हर इंसान का स्वभाव भी अलग होता है। इस वास्तविकता को पहचानने की कोशिश कीजिए। हर कोई हमारे तरीके से नहीं जी सकता है, हर कोई हमारे जैसे सोच भी नहीं सकता है, और इसलिए हम उनसे अलग होते हैं। जिंदगी के काफी प्रॉब्लम्स यही होते हैं दोस्तों, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा भी हमारे जैसे ही सोचे। हम सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसे इस तरीके से जीना चाहिए जैसे आप जी रहे हैं।
उसे उन चीजों को मानना चाहिए जो आप मानते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी अनमोल है। हमारा दिमाग, हमारा शरीर इस सृष्टि में इस प्रकृति का अनुभव करने के लिए आई है। उसे कुछ अच्छा अनुभव करवाइए। जिंदगी एक बहुत बड़े से सागर में एक छोटी सी नाव पे तैर रही है। हम एक छोटी सी नाव में ऐसे बह रहे हैं जहां पे समंदर की ये लहरें उसे ले जा रही है। हम कभी भी किसी और की नाव का रुख नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमसे दूर है। जिंदगी में हमें अपनी नाव को संभालना जरूरी है। हमें आगे बढ़ना है, लहरों को चीरते हुए आगे निकलना है। हर इंसान को जो दूसरी नाव में है उसे हमारे साथ ले जाना हर बार संभव नहीं है। हर बार हम ये कोशिश करें कि कोई और भी हमारी बात को समझे और माने और हमारे विचारों से सहमत हो, ये भी जरूरी नहीं है। याद रखो दोस्तों कि आपकी जिंदगी में आप अकेले ही आए थे। आप इस दुनिया से जब जाएंगे तो अकेले ही जाने वाले हैं। तो समाज और संसार में इस भाव को क्यों हम उत्पन्न होने देते हैं कि कोई हमारी जिंदगी और हमारे तरीकों से जिए। हमें अपनी जिंदगी को खुद अपने आप को संभालना है। आजादी दो हर इंसान को उसके तरीके से जीने की। आजादी दो उस इंसान को अपने तरीके से विचार करने के लिए। फैसला कर लो दोस्तों कि हम उस बात का कभी कोई दुख नहीं करेंगे कि कभी शायद कोई हमें पूछता नहीं है या वो बंदा हमें कभी भी कुछ कहता नहीं है। हर इंसान आजाद है, स्वतंत्र है अपनी जिंदगी को अनुभव करने के लिए। उसे मुक्त करो। आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में हर इंसान स्वतंत्र होता है, आजाद होता है अपने फैसले करने के लिए, अपने तौर तरीकों से जीने के लिए। अगर हम उसकी नाव को संभालने रहेंगे, हमारी नाव पानी में डूबेगी। हम किसी और के नाव का रुख बदलने की कोशिश करेंगे, हमारी नाव का रुख बदलेगा। हमारी जिम्मेदारी यह है दोस्तों कि हम अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखें। अगर हम सही है, सही रास्ते पे हैं, तो कोई हमारी नाव को देखकर हमारे रास्ते पे जरूर चलेगा। हमें सामने से चिल्लाकर बुलाने की जरूरत नहीं है कि इस रास्ते पे चलो, ये सही रास्ता है। तुम अपनी दिशा में चलो, रास्ता अपने आप सही बनते जाएगा। हम सब की जिंदगी बहुत अनमोल होती है दोस्तों, और इसीलिए there are few principles which you should always understand. The first important principle to learn is stability of mind. अपने विचारों को और अपने अंदर के भाव को संतुलित रखना जरूरी है। क्रोध, लोभ और मोह, ये तीन रास्तों पे हमें कभी नहीं चलना है। अगर हमारा चुना हुआ डिसीजन हमारा मोह है, तो वो आगे जरूर हमें कांटों से घेर लेगा। अगर हमारा चुना हुआ डिसीजन कोई भी है, वो लोभ है, ज्यादा अधिक फायदा देख रहे हैं, तो वो भी आगे चलकर कांटों से घेर लेगा। यदि हमारा डिसीजन किसी क्रोध में आकर लिया हुआ है, तो भी वो आपको आगे चल के घने बादलों से घेर लेगा। याद रखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी के डिसीजंस कौन से बेस पे होने चाहिए। हमारे जिंदगी के डिसीजंस हमारे ज्ञान के भाव पे होने चाहिए। हमारे अंदर की उत्सुकता किसी चीज को जानने के लिए होनी चाहिए। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब हम अपने अंदर का स्व अगर भूलेंगे, तो हमें स्व से समाज दिखना शुरू होगा। जब दोस्तों हम अपनी जिंदगी में
किसी और के फायदे के लिए किसी राह को चुनते हैं तो वो डिसीजन फूलों से सजता है। जब आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो आपको लेकर नहीं है, किसी और की मदद के लिए होते हैं, किसी और के भावनाओं को संभालने के लिए होते हैं, किसी को कभी दुख पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं, उसके दर्द को संभालने के लिए होते हैं, तो वो रास्ता जो है वो आपको सुकून देता है। वो रास्ता शायद आपके दिल को बड़ा ही आराम और संतुष्ट महसूस करवाता है। और इसलिए दोस्तों, समाज कल्याण के लिए सोचिए। जब आप अपने से उठकर समाज देखना शुरू करते हैं तब आपको ईश्वर की पूरी प्रकृति नजर आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हम अपने आप से उठ नहीं पाते हैं। We are not about, we are never about to just raise ourselves from our own thinking. हम अपने आप से कभी उठ नहीं पाते हैं। जब आप अपने आप से नजर उठाएंगे और समाज की ओर देखेंगे तो आपको ईश्वर नजर आएगा, उसके बनाई हुई दुनिया नजर आएगी। So that is the beauty of Bhagavad Gita in modern words. Thank you so much for today. Jai